बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल पाकिस्तान में पीर की दोपहर और आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 128। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में वाक़ सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता है कि आज सुबह 11 बजे इमरान खान साहब के केस की हेयरिंग थी। एन 10:45 के करीब बताया गया कि आज ये हेयरिंग कैंसिल कर दी गई है। इमरान खान की बहनें, वकला और कुछ और लोग अदालत पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही वो अदालत पहुंच रहे थे एन उस वक्त बताया गया कि आज ये हेयरिंग नहीं की जाएगी। वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि तुर्की से कुछ आला तरीन जजेस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। क्यों लाए हैं? वो पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका वक़ार देखने आए हैं, उसकी ताज़ीम देखने आए हैं, उसकी जो करामात हैं वो देखने आए हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखने आए हैं। और उस सिलसिले में जो चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने एक उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है और एक रंगारंग किस्म की तकरीब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, जिसको वो होस्ट कर रहे थे। और उसी तकरीब के लिए जस्टिस सरफराज साहब ने भी वहाँ पहुँचना था और उन्होंने, हालांकि वो इमरान खान साहब की इस हेयरिंग को डिले कर सकते थे, 2-3-4 घंटे के बाद दोबारा सुन सकते थे। जजेस ऐसा करते हैं, जो उनके अहम मुकदमात होते हैं उन्हें बाद में सुन लेते हैं अगर दरमियान में कोई और काम हो, लेकिन उन्होंने क्योंकि इसे कैंसिल करना था और वो उन्होंने कर दिया। आपको हमने कल ही बताया था कि जो नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्हें ग्रेड 20 में है वो, लेकिन उन्हें ग्रेड 21 की जो पोजीशन है वो दी गई है। अब शहजाद पराचा साहब ने एक और ख़बर ब्रेक की है और वो कह रहे हैं कि एफबीआर के अंदर मुख्तलिफ अफसरान की उनकी जो प्रोफेशनल शोहरत है, मतलब कि जो उनके मामलात हैं उनकी नौकरी के ऊपर, उनकी जो आप ये कहिए कि इंटेग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उनके जो माली मामलात हैं, उनकी बेसिस के ऊपर उनकी ए से लेके ई तक कैटेगरी बनाई गई है। जो बहुत अच्छे होंगे वो ए कैटेगरी में होंगे, जो बहुत बुरे होंगे वो ई कैटेगरी में होंगे और उन्हें उसी एतबार से पोस्टिंग दी जाती है। ये जो पोस्टिंग जस्टिस साहब की ज़ौजा को दी गई है ये बहुत ही अहम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो शहजाद पराचा साहब ने रिपोर्ट किया है, ये जो ऑफिसर हैं इनकी गालिबन, ये अब क्लेम किया जा रहा है, कितना दुरुस्त है कितना गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि ये सी कैटेगरी में है। और अकॉर्डिंग टू शहजाद पराचा, जो चेयरमैन एफबीआर हैं इस वक्त, उन्हें इस पर बहुत रिजर्वेशंस हैं और क्योंकि ये सिफारिश के साथ हुई है ये सारी जो भर्ती है और इसलिए वो खामोश हैं, वो इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनको इसके ऊपर बहुत रिजर्वेशंस हैं कि सी कैटेगरी से एक ऑफिसर को उठा के आपने इतनी अहम तरीन जो पोजीशन है वो दे दी। अब आप उसके बाद जो उसकी आउटकम है वो आप देख लीजिए कि आज इमरान खान की हेयरिंग ही नहीं की गई, कैंसिल कर दी गई। फिर इमरान खान की बहनों ने वहाँ पर धरना दे दिया और वर्कर्स भी थे कुछ साथ, उनके साथ धरना दे दिया कि जब तक हमें अगली डेट नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पहले कहा गया कि डेट नहीं दे सकते और अब कल की डेट दे दी गई है, पता नहीं कल सुनी जाती है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं बाद की है, कुछ कह रहे हैं कल की है, अभी ये क्लियर नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि गालिबन शायद कल की डेट दे दी गई है। और जो सलमान सफदर हैं उन्होंने शायद प्रेस से बात करते हुए ये कहा कि पिछले 15 माह से ये दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही थी, अब सुनी गई है तो उसको एक दफ़ा फिर जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन अब वादा ये किया गया है कि कल दोबारा इसकी समाअत होगी। अब होगी कि नहीं होगी ये कल पता लगेगा, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, पार्टी अहदेदारान हैं कि ये जो हेयरिंग होनी है इसके ऊपर आपको ज़रूर पहुँचना चाहिए। अब बढ़ते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ और वो अगली खबर है रॉयटर्स की। रॉयटर्स पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एक बहुत ही मोतबर न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया जिसके बाद ये पूरी दुनिया ने उठा लिया। खबर यह है कि आसिम मुनीर साहब ने एक मुसव्वदा बनाकर ईरान को और अमेरिका को पेश किया है। उस मुसव्वदे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उस मुसव्वदे का यह है कि फौरी तौर पर फायरबंदी हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगी ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान, और साथ ही आबनाए हरमज़ भी खुल जाएगी। तो ये 2 शर्तें हैं पहले फेज़ की, फौरी फायरबंदी एक दूसरे के ऊपर और साथ ही आबनाए हरमज़ को फौरी तौर पर खोलना। फिर 15 दिन का बीच में वक्त होगा, उसमें मज़ीद नशस्तें होंगी, मज़ीद नेगोशिएशन होगी और उसके बाद जो आबनाए हरमज़ है उसे किस तरीके से उसके बाद रेगुलेट करना है उसके ऊपर, कि वो सिर्फ ईरान ने करना है या उसमें और इंटरनेशनल फ़ौजें भी आनी हैं, वो तय किया जाएगा। मुस्तकिल ईरान के साथ जंगबंदी की जाएगी 15 दिन के बाद और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उतारी जाएंगी और सबसे अहम कि ईरान किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। जो पहले से यूरेनियम वगैरह है उसका भी मामला तय किया जाएगा, लेकिन आइंदा के लिए ईरान ये
श्योरिटी देगा कि किसी किस्म का भी वो कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये दो फेज है। अब जो पहला फेज है वो बहुत ही वाजे है कि फौरी तौर पर फायरबंदी और फौरी तौर पर आबनाए हरमज खुल जाए। अच्छा, इसके साथ साथ रॉयटर्स ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जब ईरान से ये पूछा गया कि आपको ये मसवदा मिल गया है और क्या आप इसके ऊपर अमल करने को राज़ी हैं या नहीं हैं, तो ईरान का जवाब ये था कि हम किसी भी टेम्परेरी किस्म की जो फायरबंदी है, जंग बंदी है, उसके ऊपर हम राज़ी नहीं हैं और हम किसी भी ऐसी डील के नतीजे में आबनाए हरमज को नहीं खोलेंगे। याद कीजिए कि हमने कल और परसों भी आपको बताया था कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को फ़ज़ाई बर्तरी तो हासिल है, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो बहुत ही तगड़े तरीके से अमेरिका की और इसराइल की वहाँ काम कर रही है। कल भी आपने देखा कि उन्होंने उनका जो पायलट या क्रू मेंबर वहाँ रह गया था उसको कितनी आप ये कहिए कि एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम के साथ वो वहाँ से उठाकर वापस लाने में कामयाब हो गए और वो ज़ाहिर है एक बड़ी फतह थी अमेरिका की, एक बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी थी। और उसके अलावा भी अमेरिका ने जो हज़ारों अटैक किए हैं ईरान पर अभी तक, उनके अंदर बहुत तबाही वहां पर मची है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के पास एक आप ये कहिए कि लीवरेज है इसमें सबसे बड़ी इस जंग में, वो आबनाए हरमज को बंद करना और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक के ऊपर जो वो हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस, उनकी मईशत जो है वो इस वक्त बिल्कुल चोक होकर रह गई है। ये दो उनकी बड़ी लीवरेज हैं, या एक ही कह लें बेशक, क्योंकि वो भी आबनाए हरमज से ही इन अ वे रिलेटेड है। एक तो उनके यहाँ ड्रोन और मिसाइल बरस रहे हैं, उसके साथ साथ आबनाए हरमज जो है बंद है। आगे चल के आपको कुछ नंबर्स भी बताते हैं कि उस पर उनका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अब रॉयटर्स ये कह रहा है कि ईरान ने आगे से कहा है कि जंग बंदी करनी है तो मुस्तकिल होगी। इस तरीके की कोई टेम्परेरी जो जंग बंदी के जितने भी मुसव्वदे हमारे पास आ रहे हैं उसकी बेस पर हमने आबनाए हरमज नहीं खोली। उसकी वजह कल भी आपके सामने एक मगरबी मीडिया के अंदर जो तज्जिया था वो रखा था कि ईरान की ये वाहिद लिवरेज है और अगर ईरान इसके ऊपर पीछे हो गया तो फिर शायद उनके पांव उखड़ जाएंगे और वो वहां पर खड़े नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखिए कि सदर ट्रंप बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं कि फौरी तौर पर आबनाए हरमज खोली जाए। कल भी उन्होंने ये वार्निंग दी, आज भी दी, और अब आप सबको पता है कि मंगल वाले दिन शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम जो है वो उनके पास डेडलाइन है और 1 बजे पीर वाले दिन उन्होंने अपने ओवल ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें उनके साथ अमरीकी फ़ौज के आला ओहदेदारान भी बैठे होंगे। जाहिर है वहाँ पर वो शायद ये खुलकर बताएंगे कि अगर आबनाए हरमज ना खुली, जो कि डेडलाइन है ट्यूसडे 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक, मीन न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी का जो वक्त है उसके मुताबिक शाम 8 बजे तक, अगर आबनाए हरमज ना खुली तो वो मेरा ख्याल है कि आज पीर वाले दिन दोपहर 1 बजे जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ओवल ऑफिस से अपने फौजी अफसरान के साथ बैठ के, उसमें वो बताएंगे कि फिर उनका अगला लाहे अमल क्या होगा। तो सदर ट्रंप की डिमांड भी फौरी तौर पर यही है कि आबनाए हरमज को खोला जाए। तो अगर आप पाकिस्तान का ये जो मसवदा ये देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर जो शिके हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो सदर ट्रंप कह रहे हैं। इसमें ईरान की जो शिक है वो शायद उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईरान अगर चाहेगा इस सब के ऊपर अमल करना, जो कि लग रहा है शायद वो चाहे, तो वो इन दोनों फेजेस को एक ही फेज बनाना चाहता होगा। और यही रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने किसी भी टेम्परेरी ऑफर के ऊपर हमने आबनाए हरमज को जो है वो नहीं खोलना। इसके साथ साथ रॉयटर्स ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पिछली रात जो गुजरी है उसमें आसिम मुनीर साहब जो हैं वो लगातार राब्ते में रहे हैं इराकची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और दूसरी तरफ जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जो अमरीकी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ सारी रात डायरेक्टली बात करके ये जो मसवदा है ये ईरान के सामने उन्होंने रखा है। अब इसमें एक बात और भी है कि इसमें शहबाज शरीफ का नाम कहीं पर नहीं आया, इसमें इसहाक डार साहब का नाम कहीं पर नहीं आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल साहब का जो नाम आ रहा है कि वही इसके अंदर ये तमाम मामला कर रहे हैं। ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो हमने आपको बता दिया, जो डील ओवरऑल है वो भी आपको बता दी, और जो इसका आउटकम है अगर ये आबनाए हरमज खुलती नहीं है तो वो मेरा ख्याल अब से चंद घंटों के बाद, अब से मेरा ख्याल है कोई 6 घंटों के बाद तकरीबन जो है वो सदर ट्रंप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें सामने आ जाएगा कि उनका अगला प्लान क्या है। वो जब आएगा तो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ ईरान ये भी बता रहा है कि IRGC जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खातमी वॉज किल्ड एट डॉन टुडे इन अ US एरियल स्ट्राइक। जो US इसराइली एरियल स्ट्राइक थी जो हमला हुआ वहाँ पर, उसमें वो कह रहे हैं कि ही गॉट किल्ड एट डॉन, मतलब अल सुबह जो है ये मामला सारा हुआ, ये हमला हुआ। और ये भी कोई बहुत ही मोतबर शख्सियत उनकी कहा जाता है, नंबर 2 है मेरा ख्याल इसराइल ये क्लेम कर रहा है, मतलब अहम शख्सियत थी जिसको निशाना बनाया है, जो इस हमले के अंदर जो जाँ बाक हुए हैं वो बहुत ही उनकी एक इंपॉर्टेंट आप कहिए कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शख्सियत थी। तो ये भी एक मेजर नुकसान है ईरान को। अब देखते हैं इस नुकसान के बाद क्या ईरान जो सदर
ट्रंप की ऑफर है उसको लेता है या नहीं लेता। इसके बाद अगली खबर, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान कह रहा है अगर कोई डील हुई तो हमें जो हमारा जंग में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा चाहिए, जो हमारा पूरा नुकसान किया गया उसका मुआवजा हमें मिलेगा, हमें उसकी कंपनसेशन मिलेगी, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, तो तब हम किसी भी जंग बंदी की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो वो सूरत हाल है जो रॉयटर्स ने जब रिपोर्ट किया कि ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड जिसको वो कह रहे हैं, या इस्लामाबाद का पीस प्लान जो आसिम मुनीर साहब ने दिया है दोनों साइड्स को, ये तो उसकी रिपोर्टिंग हो गई कि इधर से क्या गया और उधर से क्या जवाब आया और मौजूदा सूरत हाल क्या। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हामिद मीर साहब ने आज कहा है कि पिछले 3-4 घंटे से इंपॉर्टेंट जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो सदर ट्रंप और उनकी इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामी हुई है कि जो शमाली कोरिया है उनके बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो ईरान तक पहुंच गए हैं, ईरान ने हासिल कर लिए हैं, और वो ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारा अमेरिकी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है, और हामिद मीर कह रहे हैं कि अगर ये सच है, अकॉर्डिंग टू हामिद मीर, कि अगर ये सच है तो फिर ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि ऐसे लीथल किस्म के अगर मिसाइल ईरान के हाथ लग गए जो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं तो इससे तो जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। ये एक हामिद मीर साहब का तज्जिया है जो आपके सामने रखा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि इस जंग के इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के जो एक दूसरे के साथ रिश्ते थे उनके ऊपर इसके असरात क्या है। आपको ये तो अभी तक पता चल ही चुका कि यूरोप कहीं और खड़ा है इस जंग में और अमेरिका कहीं और खड़ा है, मतलब नेटो के दरमियान जो मामलात हैं वो आप सब देख चुके हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान भी आप सुन चुके हैं, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के भी सुन चुके हैं और सदर ट्रंप के भी। और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट और अमेरिकी प्रेसिडेंट के दरमियान आप एक उसे सरदमोरी कह लें, जो भी कहें, वो भी चल रही है, वो भी आपको पता है। अब फ्रांस ने अमेरिका में रखा गया अपना 129 टन सोना जो है, गोल्ड है, जो उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर स्टोर किया हुआ था, वो उन्होंने वहां पर बेच दिया है। मतलब दूसरे लफ्जों में उन्होंने 129 टन जो उनका गोल्ड था वो न्यूयॉर्क में बेच दिया है, दूसरे लफ्जों में वहां से निकाल लिया है, और उन्होंने वो सोना यूरोप के अंदर खरीद लिया है। मतलब अब जो उनका स्टोरेज था सोने का 129 अपने रिजर्व्स को उन्होंने जो बीफ अप करने के लिए वो सोना रखा हुआ था और न्यूयॉर्क के अंदर स्टोर किया हुआ था वहां पर बेच दिया और यूरोप के अंदर वही सोना ले लिया, और उसके अंदर उन्होंने 12.8 बिलियन यूरोज बचत की है, क्योंकि उन्होंने बेचा सोना तब जब सोना बिल्कुल ऊपर था और खरीदा तब जब थोड़ा नीचे गया होगा, क्रैश किया होगा या वटेवर। तो उनको 12.8 अरब जो यूरो हैं उसका फ़ायदा हुआ है फ्रांस को इस डील में। और इससे वाज़े तौर पर आपको शायद जो बदलते हुए मिजाज हैं मुल्कों के, बदलती हुई पॉलिसी है, पहले शायद उनको वो सोना अमेरिका के अंदर रखना वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, अब शायद वो वही सोना यूरोप के अंदर रखकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने रिजर्व्स के लिए। तो ये भी एक बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए, इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी होगी। अगली खबर सऊदी अरेबिया से है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त 33%, 33% लेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है जब से ये जंग लगी है, क्योंकि उनके दो रास्ते हैं ऑयल एक्सपोर्ट करने के। एक तो आबनाए हरमस वाली है साइड है, वो तो बंद है, आप सबको पता है। और वो करते क्या है, उनको एडवांटेज ये है कि यहाँ से उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई हुई है जो इस तरफ से आबनाए हरमस से सारा उनका तेल लेके उस तरफ जो बहराए अहमर है उस तरफ ले जाती है सारा तेल मदीना के करीब। तो वहाँ से वो अपना सारा तेल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उस तरफ से वो निकाल लेते हैं तेल। तो उनके ऊपर जो फर्क पड़ा है वो 33% उनकी एक्सपोर्ट कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस जंग लगने से पहले तेल जो था वो $60 से $65 जो है वो फी बैरल बिक रहा था। इस वक्त उनका तेल जो है वो $120 से $130 फी बैरल बिक रहा है। इसमें यह भी ज़हन में रखिएगा कि जो एशियन बायर्स हैं उनके लिए कुछ तकरीबन 19.50 $19.5 जो है वो उनके लिए पर बैरल जो मार्कअप या एक्स्ट्रा जो उनको मार्कअप देना पड़ रहा है वो भी इस वक्त चल रहा है, जो मौजूदा जंग की सूरत हाल है उसकी वजह से। तो इसलिए अगर 110 पे तेल है तो उनको शायद 130 पे मिल रहा है। तो ये भी सूरत हाल ज़रा जहन में रखिएगा। तो आल्दो कि वो 33% कम तेल बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि $60 पर बैरल जब चल रहा था या 65 पर, अब वो बेच रहे हैं उसको 130 पर या 120 पर। तो पिछले साल उन्होंने अपनी तेल से जो $176 बिलियन कमाए थे सऊदी अरब ने, अगर यही रेट्स रहें और इसी तरह से उनकी यही 33% कम ही रखें वो अपनी प्रोडक्शन या अपनी एक्सपोर्ट को भी, तो फिर भी वो $176 अरब की निस्बत $226 अरब जो हैं वो कमाएंगे। तो एक तरफ तो आपको ये लग रहा है कि सऊदी अरब का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि सऊदी अरब का फायदा हो रहा है। कम तेल बेच रहे हैं, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कई चीज़ें आपको दिखने में और लगती हैं लेकिन रियलिटी में और होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो यूएई हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके और बहुत सारा रेवेन्यू की स्ट्रीम्स थी, मसलन जैसे दुबई की तो सिर्फ 2% ऑयल की है,
बाकी तो टूरिज़्म से वो लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से लेते हैं, और 12% शायद टूरिज़्म है, कोई उनकी मेरा ख्याल है कि 28% उनका जो है वो उनका आता है ट्रेड वगैरह से। तो उनका सबसे ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो मज़ाइल हैं, जो हमले हैं, वो भी यूएई के ऊपर ही ईरान की तरफ से हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ मुल्कों को बहुत नुकसान हुआ, कुवैत को हुआ, बहरीन को हुआ, यूएई को हुआ, लेकिन कुछ मुल्कों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमें लग रहा है या हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ज़रा दो तस्वीरें देखिए, इससे भी बहुत कुछ समझ आएगा आपको। ये एलएनजी के टैंकर्स हैं, ये कतर के हैं दोनों, और क्योंकि कतर इस वक्त इस जंग में नहीं है, वो ऐलान कर चुके हैं कि हमने इस जंग में शामिल नहीं रहना, ईरान के साथ होने वाली जंग से हम बाहर निकल रहे हैं। बहुत दिन पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। उन पर अब हमले भी नहीं हो रहे, अगर आपने देखा है तो। अब उनके ये 2 एलएनजी के जो वेसल्स थे, जो कार्गो थे, वो वहाँ से निकले, और ये आप जो सेटेलाइट की तस्वीरें हैं या मैप है वो देख रहे हैं कि वो फिर वहाँ से वापस मुड़ गए। तो वहाँ पर इतनी कशीदगी है, हालांकि शायद कतर को उन्होंने ये कहा होगा, जो भी आबना हरमज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, कि आप निकल जाएं, निकाल लें। जैसे परसों हमने रिपोर्ट किया था कि फ्रांस का एक वहाँ पर जो ऑयल टैंकर था वो निकल कर गया है, जिसने फ्रांस को तेल की सप्लाई वहाँ से देनी थी। इसी तरह से कतर वालों को भी कहा होगा, लेकिन वहाँ पर अब कशीदगी इतनी चल रही है दोनों तरफ से कि कतर के ये दोनों कार्गो आए हैं, लेकिन फिर वहाँ से पलट के वापस मुड़ गए हैं, उन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया। अच्छा, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्काई न्यूज़ ने ये खबर रखी है। स्काई न्यूज़ ये एनालिसिस रख रहा है कि जो अमेरिका के तैयारे, मतलब अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 तो C-130 जो हैं वो तबाह हुए हैं, और 4 कोई हेलीकॉप्टर हैं जो तबाह हुए हैं, तो टोटल 6 तैयारों का कहा जा रहा है। लेकिन उसमें स्काई न्यूज़ ये कह रहा है कि C-130 जो तैयारों की फुटेज है उसको अगर वो देखते हैं और नक्शे पे उनकी सूरत हाल को देखते हैं, तो जिस जगह पर पायलट था उससे 400 किलोमीटर फ़र्क पर, जी हाँ, ये मैं 4 या 40 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, स्काई न्यूज़ ये क्लेम कर रहा है कि उससे 400 किलोमीटर दूर ये तैयारे जो हैं ये वहाँ पर तबाह हुए हैं। फिर स्काई न्यूज़ ये भी कह रहा है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्रैश हुए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर ये खड़े थे और इनको खुद तबाह किया गया है। मतलब कि उनका ख्याल ये है कि अगर ये तैयारे क्रैश हुए होते तो इनके इंजन एक दूसरे से बहुत दूर जाके गिरे होते, ये इंजन इकट्ठे ना पड़े होते। तो वो कह रहे हैं कि इंजन बिल्कुल इकट्ठे पड़े हैं जहाँ पर इनकी तबाही हुई है, तो ये इसका मतलब है ग्राउंड पर खड़े थे जहाँ पर इनको खुद से तबाह किया गया है। ये उनका एनालिसिस है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जहाँ पर पायलट था या क्रू मेंबर था, जो कर्नल था, ऑफिसर जिसको निकाल कर लेके गए, ये 400 किलोमीटर दोनों का आपस में फासला है। तो ये बहुत ही मानीखेज है कि फिर वो C-130 400 किलोमीटर दूर वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इस सारे मरहले की। अच्छा जी, मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाएं मिली थी, आज उनमें से कुछ कैदी रिहा हुए हैं। निकलते ही उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के फिर से नारे लगाए हैं। जाहिर है बहुत जुल्म हुआ इन पर, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक अच्छा फैसला दिया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। GSP+ का जो स्टेटस है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने किया, और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इस पर खामोश रही। अब ये कैदी निकल रहे हैं बेचारे अपनी अपनी सज़ाएं पूरी करके, क्योंकि आप सबको पता है कि अब 3-3 साल हो गए हैं उनको कैद किए हुए। तो अब ये जो कैदी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर दिख आपको ये रहा है कि उनका जज्बा जो है, भले उनके ऊपर जुल्म हुए, उनके घर वालों पर हुए, लेकिन उनका जज्बा मान नहीं हुआ। वो निकलते ही इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसमें से क्या हासिल किया ये तो कोई इनसे ही पूछे। फिर लाहौर में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई थी, महंगाई, उसके खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, और उनके शुरका के ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो FIR सामने आ गई है। मतलब इस तरह की फसाइयत पहले कभी नहीं देखी कि लोग महंगाई से अगर पिसे हैं, बाहर निकले, आवाज़ उठा ली है, उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है, और अब उसमें भी पकड़ेंगे, लोगों से पैसा बनाएगी पुलिस। मतलब हैवानियत है हर तरफ। दूसरी तरफ जो लाहौर की चीफ जस्टिस साहबा हैं, वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो माशाल्लाह से इस्लामाबाद पहुंची हैं पूरे फुल प्रोटोकॉल के अंदर। कल फिर दोबारा कुछ जजेस की बंदरबांट होनी है, मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे। जजेस भी अब ऐसे लगाए जाते हैं, यकीन करें इससे बेहतर है कि ये सिविल जजेस और जो एडिशनल सेशन जजेस हैं ये उनको ऊपर अपॉइंट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होंगे, उनकी इंटेग्रिटी बेहतर होगी। जिस तरह के जजेस ये अपने चैम्बर्स में से उठा के जिस तरह के टाउट किस्म की शख्सियात को ये तमाम जजेस लगा रहे हैं, उसका कोई मेरा ख्याल मामला कल ये तय करेंगे। जजों की ट्रांसफ़र के मामले को भी हतमी शक्ल देनी है, और कफ़ायत शारी तो गई तेल लेने, क्योंकि एक तरफ इनका ये कॉन्वॉय है, दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का को प्रोटोकॉल की आज वीडियो शेयर हो रही थी कि वहाँ पर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो अवाम को ये कहते हैं कि आप कुर्बानी दें, लेकिन ख़ुद इन्होंने कुर्बानी नहीं देनी, क्योंकि इनकी शायद कुर्बानी जायज़ नहीं है, इनको भी शायद यही लगता है। आखिर पर ये BBC ने एक रिपोर्ट रखी है ओमान से, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा था। ये जो ओमान और, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने, और ये 30 किलोमीटर से भी कम रास्ता है,
ओमान नुक्कड़ पर है और दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में 30 किलोमीटर से भी कम का सफ़र है। और यहाँ पर बहुत टूरिज़्म होता था, यहाँ पर लोग डॉल्फिन्स देखने जाते थे पानी में। और वो कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं वहाँ हो रहा, कोई कश्तियों के ऊपर टूरिस्ट नहीं है, मतलब इकॉनमी के ऊपर कुछ। हालांकि ओमान के ऊपर ईरान जो है वो कोई बमबारी नहीं कर रहा। ओमान दोबारा भी मुआहदा करवाने की कोशिश कर रहा है, पहले भी कर रहा था। तो कहने की बात यह है कि हालांकि ओमान जो है वो अंडर वॉर नहीं है उस तरह से, उसके ऊपर कोई हमले नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे रीजन के अंदर प्रॉब्लम है, तो बीबीसी ने वहाँ पर जाकर एक तो दिखाया कि सूरत हाल है क्या, और ये भी उन्होंने बताया कि ईरान ने बिल्कुल चोक किया हुआ है अपना हरमज़ को, कुछ वहाँ से नहीं गुजर रहा। उसके साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहे हैं कि जो वहाँ की इकॉनमी है, ओवरऑल टूरिज़्म है, उसके ऊपर कितना गहरा असर पड़ा है। तो इससे आप देखिए कि अगर ये जंग प्रॉन्ग होती है, दुआ कीजिए कि सीज़ फायर वाकई हो जाए, जंग बंद हो जाए, कोई करवाए, लेकिन जंग बंद हो जाए, क्योंकि जंगों में से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलते। तो आप भी सब दुआ कीजिए मिलके कि ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि अगर जंग बंद होगी तो इससे ऐसे मुल्क जो जंग के अंदर हैं या नहीं हैं, उन सबके मामलात ख़राब हो रहे हैं। दुबई के अंदर देखिए कितने लोग, मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो इस वक्त अजाब में हैं, सिर्फ दुबई नहीं बाकी हर जगह पर भी। तो इसके दूररस नताइज पूरी दुनिया के अंदर आएंगे। दुआ कीजिए कि ये जंग जो है वो बंद हो जाए। Critical artery is normally used for 20% of the world's oil and liquefied natural gas. Well, not anymore. Since the war began, Iran has put a stranglehold on the Strait of Hormuz. We've been sailing along the coast here for a few hours now, and normally at this time of year you would see boats full of tourists coming to see the dolphins in the water here. They're a popular tourist attraction. Well, today we've seen plenty of dolphins, but almost no tourists. There's a dramatic impact, not just on the economy here in Oman, but across the Gulf. अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।